In continuation of the last videos on phase rule of basic part 2 physical chemistry, in this video we are going to study about two component systems or द्विघटक तंत्र, चांदी सीसा तंत्र, पोटेशियम आयोडाइड जल तंत्र, एनिलीन हेक्सेन तंत्र आदि टू कंपोनेंट सिस्टम है। द्विघटक तंत्र में C का मान 2 होता है। यहाँ पे C का मान प्रावस्था में रखने पर हमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलती है वो है F इज इक्वल टू 2 माइनस पी प्लस 2, दैट इज F प्लस पी इज इक्वल टू 4। अर्थात प्रावस्थाओं तथा स्वतंत्र कोटियों की संख्या का योग 4 के बराबर होता है। चूंकि किसी भी तंत्र में प्रावस्थाओं की न्यूनतम संख्या 1 हो सकती है, अतः जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसकी संख्या 3 होगी। अर्थात तंत्र को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए दाब व तथा संगठन तीनों चरों की ही आवश्यकता होगी। इन 3 चरों को 3 लंबवत अक्षों पर दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार एक त्रिविमीय प्रावस्था आरेख बन जाएगा। इस प्रकार के आरेख को कागज पर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये 3 डायमेंशनल हो सकता है और कागज पर हम सिर्फ 2 डायमेंशनल आरेख ही बना सकते हैं। अतः द्विघटक तंत्रों को के अध्ययन में किसी एक चर को स्थिर रखा जाता है ताकि शेष 2 चर हैं उनको हम 2 अक्षों पर दैट इज एक्स वाई पर व्यक्त करके द्विविमीय प्रावस्था आरेख प्राप्त किया जा सकता है। स्वतंत्र कोटि F की न्यूनतम संख्या 0 हो सकती है, अतः साम्यावस्था में अधिकतम प्रावस्थाओं की संख्या 4 हो सकती है। तो हम देखते हैं ठोस द्रव साम्य, यानी जब सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होते हैं, इन्हें हम कंडेंस सिस्टम या संघनित तंत्र कहते हैं। द्विघटक तंत्रों में निम्नलिखित 5 प्रकार के प्रावस्था साम्य संभव है। ठोस ठोस के मध्य, ठोस द्रव के मध्य, ठोस गैस के मध्य, द्रव गैस के मध्य एवं द्रव के बीच में साम्य। परंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह ठोस और द्रव के बीच की साम्यावस्था होती है। चांदी सीसा तंत्र इसी श्रेणी का तंत्र है। इस प्रकार के साम्य पर दाब का प्रभाव जो होता है वह उपेक्षणीय होता है, यानी नेग्लिजिबल होता है। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया कि किसी एक तंत्र को स्थिर रखा जाता है, तो ठोस द्रव साम्य में हम दाब को स्थिर रखते हैं। यह करना भी सरल है क्योंकि हम जो तंत्र का अध्ययन करते हैं वह अगर हम खुले पात्र में करें तो जो तंत्र का दाब होगा वह पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान एक वायुमंडल ही रहेगा, यानी कांस्टेंट ही रहेगा। इन परिस्थितियों में वाष्प प्रावस्था की उपेक्षा की जाती है और वेपर प्रेशर, चूंकि वो कांस्टेंट ही होगा इसलिए हम वेपर प्रेशर को इग्नोर कर देते हैं। वे तंत्र जिनमें दाब स्थिर रखा जाता है वाष्प प्रावस्था की उपेक्षा की जाती है, कंडेंस सिस्टम या संघनित तंत्र कहलाते हैं। संघनित तंत्र के अध्ययन के लिए प्रावस्था नियम को संशोधित करना होता है। चूंकि एक दर चर यानी दाब स्थिर रखा जाता है, अतः स्वतंत्र कोटि की संख्या में 1 की कमी हो जाती है। अर्थात F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2 की जगह हम लिखते हैं ये जो 2 हमारा जो यूनिट है, ये जो C माइनस पी तो हमारा कंपोनेंट और फेस नंबर बताता है, और ये 2 डिग्री 2 है, यह टेम्परेचर और प्रेशर को डिनोट करती है। अब चूंकि हमने प्रेशर को तो कांस्टेंट कर दिया है तो सिर्फ एक टेम्परेचर हमारे पास फैक्टर रह जाता है। अतः जो डिग्री जो फेज रूल का इक्वेशन है वो बन जाती है F इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 1 और F प्लस पी इज इक्वल टू C प्लस 1। इस समीकरण जो 2 है इसमें हम देखें प्रावस्था नियम का संशोधित रूप है जिसका संघनित तंत्रों के अध्ययन में उपयोग किया जाता है। इस समीकरण को रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन कहा जाता है। कंडेंस सिस्टम में पदार्थ की केवल संघनित प्रावस्थाएं ठोस तथा द्रवी होते हैं और वाष्प प्रावस्था की उपेक्षा की जाती है, यानी उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। अब हम आते हैं सीसा रजत यानी लेड सिल्वर सिस्टम पर। जो सीसा रजत सिस्टम है वह एक द्विघटक तंत्र है। इसका प्रावस्था आरेख है वो इस चित्र में दिखाया गया है। सीसा एवं रजत द्रव अवस्था पिघली हुई अवस्था में पूर्णतः मिश्रणीय है तथा ये आपस में कोई रासायनिक क्रिया करके यौगिक नहीं बनाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू ऑब्टेन प्रावस्था आरेख ऑफ लेड सिल्वर सिस्टम। द्रव अवस्था का जो संगठन है वह एक्स अक्ष पर तथा टेम्परेचर को हम वाई अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। संपूर्ण अध्ययन के दौरान ताप को स्थिर रखा जाता है। बिंदु ए शुद्ध सीसे का हिमांक है, यानी 327 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात इस ताप पर ठोस सीसा तथा द्रव सीसा साम्यावस्था में रहते हैं। अब यदि इस पॉइंट ए पर रजत मिलाई जाती है तो सीसे का हिमांक कम हो जाता है और ठोस सीसा तथा रजत का सीसे में विलयन जो द्रव होता है साम्यावस्था में आ जाता है।
द्रव में रजत का प्रतिशत 0 से अधिक हो जाता है। इसी प्रकार धीरे धीरे रजत मिलाने पर द्रव में रजत का प्रतिशत बढ़ता जाता है और वक्र AO प्राप्त होता है। बिंदु O पर द्रव में रजत 2.6% कंपोजिशन में होता है। बिंदु B जो होता है यह शुद्ध रजत का हिमांक है, दैट इज 961 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस पॉइंट पर जो ठोस रजत है और जो द्रव रजत है वह साम्यावस्था में रहता है। यदि इस पॉइंट पर सीसा मिलाया जाता है तो रजत का हिमांक कम हो जाता है, अर्थात ठोस रजत एवं सीसे का रजत में विलयन द्रव साम्यावस्था में आ जाता है और द्रव में सीसे का जो प्रतिशत होता है वह 0 से अधिक हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे सीसा हम मिलाते हैं तो हमें वक्र BO प्राप्त होता है। बिंदु O जो है इसका ताप 303 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस ताप के नीचे द्रव प्रावस्था समाप्त हो जाती है, यानी इस पॉइंट O के नीचे जो हमारा सिस्टम है वो टोटल सॉलिड रहता है। जो लिक्विड अवस्था है वो इस पॉइंट O के ऊपर ही पाई जाती है। अब हम देखें इस तंत्र के जो मुख्य लक्षण हैं वो हैं कि जो वक्र AO तथा OB है वह एक चर तंत्र को प्रदर्शित करता है। विभिन्न क्षेत्र जो हैं 3 क्षेत्र हैं, AOC, ODB, AOB और जो चौथा है वो है C और D के नीचे का। तो ये जो चारों क्षेत्र हैं वह द्विचर तंत्र को प्रदर्शित करते हैं। बिंदु जो O है वह गलंत क्रांतिक बिंदु है जो कि अचर तंत्र को प्रदर्शित करता है। अब हम इन एरियाज को डिटेल में पढ़ते हैं। वक्र AO पर अगर हम बात करें तो बिंदु A जैसे कि हमने पहले कहा शुद्ध सीसे का हिमांक है। इस ताप 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस सीसा तथा द्रव सीसा साम्यावस्था में है। अब यदि इसमें हम रजत मिलाते हैं तो हिमांक वक्र AO के अनुसार घटता जाता है, अतः वक्र AO सीसे का रजत की उपस्थिति में फ्यूजन कर्व है। इस वक्र पर ठोस सीसा और द्रव जिसमें रजत मिला हुआ है जो कि रजत का सीसे में विलयन कहलाता है साम्यावस्था में होता है। अतः इस वक्र की प्रत्येक बिंदु पर प्रावस्था 2 है। चूंकि C का मान 2 है अतः संशोधित प्रावस्था नियम F = C - P + 1 के अनुसार डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आती है वो आती है 1। इस प्रकार वक्र के प्रत्येक बिंदु पर तंत्र एक चर है। अब हम बात करते हैं वक्र BO की। बिंदु B शुद्ध रजत का हिमांक है। इस ताप यानी 961 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस रजत व द्रव रजत साम्यावस्था में होता है। यदि इसमें अब सीसा मिलाया जाता है तो हिमांक का वक्र BO के अनुसार घटता जाता है, अतः वक्र BO रजत का सीसे की उपस्थिति में गलन वक्र यानी फ्यूजन कर्व है। इस वक्र पर ठोस रजत और द्रव यानी सीसे का रजत में विलयन साम्यावस्था में पाए जाते हैं। अतः इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर फेज 2 है, कंपोनेंट 2 है तथा जैसा कि हमने वक्र AO के लिए देखा इस वक्र पर BO पर जो तंत्र है वह एक चर है। अब हम बात करते हैं O पॉइंट की, जिसे गलन क्रांतिक बिंदु या यूटैक्टिक पॉइंट कहा जाता है। वक्र AO तथा वक्र BO दोनों बिंदु O पर मिलते हैं। इस बिंदु पर 3 प्रावस्थाएं ठोस सीसा, ठोस रजत एवं द्रव यानी ठोस सीसा और ठोस रजत के साथ ही जो द्रव है इस द्रव में सीसा और रजत का विलयन साम्यावस्था में होता है। चूंकि P का मान 3 है, C का मान 2 है, अतः ये मान संशोधित प्रावस्था नियम में प्रतिस्थापित करने पर जो कि है F = C - P + 1 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है 0। इस प्रकार जो बिंदु 0 है इस पर तंत्र अचर होगा, अतः तीनों प्रावस्थाएं साम्यावस्था में एक निश्चित ताप 303 डिग्री सेंटीग्रेड तथा निश्चित संगठन 2.6% ऑफ सिल्वर पर ही अस्तित्व में होंगी। यह बिंदु गलन क्रांतिक बिंदु कहलाता है। यदि ताप में अथवा संगठन में परिवर्तन किया जाता है थोड़ा सा भी तो कोई एक प्रावस्था लुप्त हो जाएगी। ताप कम करते हैं तो पूरा द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, जबकि हम ताप बढ़ाते हैं तो जो ठोस है वह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। अतः 303 डिग्री वह ताप न्यूनतम ताप है अतः 303 डिग्री सेंटीग्रेड वह न्यूनतम ताप है जिस पर द्रव प्रावस्था ठोस लेड तथा ठोस सिल्वर के साथ साम्यावस्था में होती है। यह तापमान क्रांतिक ताप तथा बिंदु O गलन क्रांतिक बिंदु कहलाता है।
बिंदु O पर संघटन 2.6% ऑफ सिल्वर होता है। गलन क्रांतिक संगठन यानी यूटैक्टिक कंपोजिशन कहलाता है। 2.6% सिल्वर तथा 94.4% लेड का ठोस मिश्रण गलन क्रांतिक मिश्रण यानी यूटैक्टिक मिक्सचर कहलाता है, जिसका गलनांक 303 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यद्यपि इस मिश्रण का व्यवहार एक यौगिक के समान होता है, परंतु यह यौगिक नहीं होता क्योंकि दोनों धातु स्टोइशियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। क्षेत्र ACO तथा BDO के बारे में हम बात करें तो जो क्षेत्र ACO होता है उसमें ठोस सीसा तथा द्रव सीसा एवं जो क्षेत्र BDO होता है उसमें ठोस रजत एवं द्रव रजत साम्यावस्था में रहते हैं। अर्थात इन क्षेत्रों में किसी बिंदु पर दो प्रावस्थाएं साम्यावस्था में हैं, अतः तंत्र एक चर है। द्रव प्रावस्था का संगठन उस बिंदु से एक क्षैतिज रेखा खींचकर ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त रेखा को टाई रेखा यानी टाई लाइन कहते हैं। क्षेत्र BDO में ताप T बिंदु पर एक टाई रेखा TRM हमने खींची है, जो कि वक्र BO को M पर काटती है। अतः M बिंदु पर ठोस रजत एवं द्रव, और ये जो द्रव होता है उसका जो संगठन होता है वह बिंदु N के द्वारा दर्शाया जाता है। साम्यावस्था में टाई रेखा पर यदि कोई भी बिंदु ठोस रजत एवं द्रव के अनुपात को प्रदर्शित करता है। बिंदु R पर अगर हम ठोस रजत एवं द्रव के संगठन का अनुपात देखें कि जो रेशियो है वो ठोस और द्रव का रेशियो क्या है, तो वो इस प्रकार होता है ठोस रजत अपन द्रव इक्वल टू RM अपॉन RT। अतः बिंदु R यदि M के अधिक निकट है तो द्रव अधिक होता है, वह ठोस रजत कम होती है, और यदि R बिंदु T के निकट है तो द्रव कम होता है, वह ठोस रजत अधिक होती है। इसी प्रकार से क्षेत्र ACO में टाई रेखा खींचकर किसी भी बिंदु पर ठोस सीसा एवं उस बिंदु के संगठन वाले द्रव के बीच में जो अनुपात होता है उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। वक्र AOB को लिक्विडस कहते हैं तथा लिक्विडस वक्र कहते हैं, तथा जो ACODB है इसको हम सॉलिडस वक्र कहते हैं। अगर वक्र AOB के ऊपर की बात करें तो इस क्षेत्र में केवल द्रव प्रावस्था ही अस्तित्व में रहती है, अर्थात सीसा व चांदी पूर्ण रूप से मिश्रणीय द्रव है। चूंकि P का मान 1 है और C 2 है, अतः F की जो मान आती है दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होती है 2। इस प्रकार इस क्षेत्र में तंत्र द्विचर होता है। क्षैतिज रेखा यानी इक्वेटोरियल रेखा जो होती है COD, उसके नीचे के क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में जो द्रव है वो द्रव प्रावस्था अस्तित्व में नहीं रहती है, सिर्फ ठोस रहता है। तो केवल ठोस रजत एवं ठोस सीसा दो प्रावस्थाएं अस्तित्व में रहती हैं। ये दोनों ठोस दो आकार के क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। ठोस रजत एवं सीसे के बड़े क्रिस्टल तथा ठोस रजत एवं सीसे के बहुत छोटे क्रिस्टल चूर्ण के रूप में यानी चूर्ण के रूप में पाए जाते हैं। और रजत व सीसे के इन छोटे क्रिस्टलों के मिश्रण गलन क्रांतिक मिश्रण में रजत का अनुपात 2.6% है तथा इसका एक निश्चित गलनांक 303 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि सीसे के बड़े क्रिस्टलों का गलनांक 327 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा रजत के बड़े क्रिस्टलों का गलनांक 961 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस क्षेत्र में चूंकि दो प्रावस्थाएं अस्तित्व में हैं तथा C का मान भी 2 है, अतः तंत्र एक चर में होता है। यह चर केवल ताप है। एक समतापी आइसोथर्मल प्रावस्था जो कि क्षैतिज रेखा KLMN के अनुसार हो रहा है, इस पर अगर हम देखते हैं तो K पर ठोस सीसा अस्तित्व में है। यदि इसमें रजत मिलाई जाती है तो ठोस सीसे के साथ एक द्रव सीसे में रजत का विलयन अस्तित्व में आ जाता है। K से L की ओर बढ़ने पर और रजत मिलाने पर ठोस सीसे की मात्रा कम और द्रव की मात्रा अधिक होती जाती है। L पर ठोस सीसे की मात्रा बहुत कम हो जाती है। L तथा M के मध्य द्रव प्रावस्था ही अस्तित्व में रहती है, अर्थात ठोस सीसा भी द्रव में परिवर्तित हो जाता है। M बिंदु पर ठोस रजत के क्रिस्टल दिखाई देने लगते हैं, अर्थात ठोस रजत व द्रव साम्यावस्था में आ जाते हैं। M से N की ओर बढ़ने से द्रव की मात्रा कम और ठोस रजत की मात्रा बढ़ती जाती है। बिंदु N पर ठोस रजत रह जाता है तथा द्रव प्रावस्था समाप्त हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ दिस लेड सिल्वर सिस्टम की, तो इसका जो एप्लीकेशन है वो डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड में आता है, यानी विरजतीकरण। पैटिसन्स प्रोसेस के द्वारा सीसे से रजत पृथक करने
दैट इज विरजितीकरण को इस प्रावस्था आदि के द्वारा समझा जा सकता है। माना कि बिंदु x रजत युक्त शीशे को द्रव अवस्था में प्रदर्शित करता है, जिसमें रजत का अनुपात बहुत कम लगभग 0.25% है। जैसे जैसे इसे ठंडा किया जाता है यह बिंदु y की ओर बढ़ता है। जैसे ये बिंदु y पर आता है, ठोस शीशा द्रव से पृथक होने लगता है और बिंदु वक्र AO के सहारे बढ़ने लगता है, अर्थात द्रव प्रावस्था में रजत का अनुपात बढ़ने लगता है। बिंदु O पर द्रव प्रावस्था में सिल्वर का अनुपात 2.6% हो जाता है। इस प्रकार रजत युक्त शीशे में रजत का अनुपात 0.25 से 2.6% तक बढ़ जाता है। That's all for today. Thank you.